हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कंप्लीट चैप्टर। ये बस 2 पेज का शॉर्ट नोट है। पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज है, ठीक है। एंड इतने में सारा कुछ है। विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा, है ना। और ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस वीडियो, सो आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई फालतू की देरी किए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेजोरिटी ऑफ जो हमें दिक्कतें होती है वो कहाँ पे होती है? मियोसिस वाले। माइटोसिस तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मियोसिस में बहुत दिक्कत होता है। वो क्लियर करेंगे आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले सेल साइकिल जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से फेज से बने होते हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है कि अधिकांश हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो, एक होता है एम फेज और बाकी जो हिस्से होते हैं इनको कहा जाता है, इनको इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। जिसमें कि G1 फेज, एस और G2 फेज आता है। ये क्या है? ग्रोथ 1 फेज, सिंथेसिस फेज और ग्रोथ 2 फेज। और ये मेटाफेज है, जो कि लगभग 1% होता है ये पूरे का, है ना। पूरे में जो टाइम लगता है उसका 1% में, मतलब हिस्सा में जो काम होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पे 1 ही घंटा होता है। अगर मान लो ह्यूमन सेल की बात करें तो डिवाइड होने में 24 घंटा लगता है। तो मैक्सिमम हिस्सा इंटरफेज में लग जाता है। बस एक हिस्सा, मतलब छोटा सा हिस्सा, मतलब 1 घंटा के अप्रॉक्स, वो एक्चुअल डिवीजन होता है, जो कि एम फेज में होता है, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो इंटरफेज है ना, सबसे बड़ा वाला हिस्सा था ना यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। इंटरफेस, ये वाला जो मैक्सिमम हिस्सा है इंटरफेस वाला, इंटरफेस 90% टाइम को कंज्यूम करता है। कितना? 90%, ध्यान रखना। और इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। रेस्टिंग फेज मतलब आराम कर रहा है। देखो, रेस्टिंग फेज तो कहा जाता है, लेकिन ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एम फेज। ये हो गया G1, एस और G2, ठीक है। तो इसमें इस फेज को, इतना दूर को कहा गया है रेस्टिंग फेज या फिर इंटरफेज। यहीं पे आता है कि G0 फेज भी होता है G1 के पास में ही, ठीक है। ध्यान रखना, वो भी किस में आता है? इंटरफेज में। इंटरफेज का हिस्सा ये सब है सारा, G1, एस, G2, G0, सारा किसका हिस्सा है? इंटरफेज का है, ठीक है। और ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है और वेरी एक्टिव होता है, ठीक है। तो अब G1 फेज की हम बात कर लेते हैं। इंटरफेज में 3 फेजेस है ना, बात कर लेते हैं G1 फेज में होता क्या है, G1 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, G2 में क्या होता है। ध्यान रखो, देखो, G1 में डुप्लीकेशन होता है मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। और G2 में क्या होता है, कंपेयर करके पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे G2 में क्या होता है? G2 में आपका होता है डुप्लीकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और किसका? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है सब। दूसरा पॉइंट है कि जो G1 में होता है, ठीक है, G1 में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए, ध्यान रखना, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस G1 में होता है। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसमें? G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो बीच का है, एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, मतलब बनने वाला फेज। इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। मतलब कुछ बनेगा, क्या बनेगा? डीएनए जो होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। डीएनए क्या होगा? डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। देखो, यह एक क्रोमोजोम है, ठीक है। तो यह एक क्रोमोजोम है, तो ये क्या है? देखो जरा, ये कितने क्रोमोजोम है बताना। ये एक क्रोमोजोम है, ये भी एक ही क्रोमोजोम है, लेकिन हुआ है क्या? यहाँ पे ये डुप्लीकेट कर गया है, ठीक है। ये क्या हुआ है? डुप्लीकेट कर गया है। डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो गया है, ठीक है। तो डीएनए डबल हो जाता है किसमें? एस फेज में। मतलब इससे ये बन गया, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है। भैया डीएनए बन रहा है तो डीएनए को रेप्लिकेट, जिससे डीएनए जो बन रहा है उसको रैपिंग करना है, तो हिस्टोन प्रोटीन भी बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका बन जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेंट्रोसोम पता है ना? हाँ, वही कुछ इस तरीके से होते हैं जो परपेंडिकुलर एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। इस तरीके से
क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको पूरे को बोलते हैं सेंट्रोसोम और इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन मतलब सेंट्रियोल भी यहाँ पे बन जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। डीएनए तो पहले से रहता है, जीवन में भी डीएनए रहता है, लेकिन यहाँ पे डबल हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन मतलब कि इसका फॉर्मेशन होता है, बनता है, ठीक है, इस पेज में, लेकिन सेंट्रियोल तो जीवन में भी है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है। समझ आया? तो होप ये आपको इंटरफेस जो है समझ में आ गया। इंटरफेस में बस यही होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरफेस में एक जी नोट भी था, है ना, जी नोट था ना, इसको जी जीरो नहीं बोलते, जी नोट बोलते हैं, ठीक है। क्या था, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट रेप्लिकेट डीएनए। देखो जीवन में क्या होता है, जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन तो एस में होता है, ठीक है। और सवाल आए कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब एक सेल से दो सेल नहीं होगा, तो ये किस में चले जाते हैं, जी नोट में चले जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस जिसमें कि इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो कंटेंट होता है जितना रहता है उतना ही रहता है, ठीक है। 2n से 2n ही रहेगा नया वाला में, ठीक है, मतलब कि कम नहीं होगा। और मियोसिस में क्या होता है, 2n से n हो जाएगा। माइटोसिस में जो पहला फेज है वो है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज जो कि लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे याद रखना, CDS है ना, प्रोफेज पप्पू कैन डांस साला, इस तरह से याद रख सकते हो, या फिर CDS, सिंपल CDS याद रखो। होता क्या है तो ध्यान रखो, सी से क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन और सेंट्रियोलर मूवमेंट, दो काम, ठीक है। उसी तरह से डी से डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ ही साथ डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं प्रोफेज में। जैसे कि एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहेगा, टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, टूटना शुरू हो जाता है किसमें, प्रोफेज में, ठीक है, ध्यान रखना। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है साइटोप्लाज्म की, ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं दिखने नहीं लगते हैं। समझ आया? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटाफेज। मेटाफेज या फिर मोटाफेज, ऐसे याद रखना, मोटाफेज, मेटाफेज, मोटाफेज मिडिल में आ गए, कुछ इस तरह से होता है। तो मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमैटिन जो होते हैं मैक्सिमम कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, मोटा फेज हो जाता है। मोटा फेज क्यों कहा गया, मेटा फेज मतलब मोटा फेज, ऐसे याद रखो, क्योंकि क्रोमैटिन मैक्सिमम कंडेंस हो जाते हैं और क्या होता है, मिडिल में मिल गए, मतलब मिडिल में आ गए हैं, देखो सारा मिडिल में आ चुके हैं ना। मॉर्फोलॉजी को हम यहाँ पे आसानी से स्टडी कर सकते हैं, मतलब आसानी से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल में आ चुके हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मिडिल में आने को, इक्वेटर पे आ चुके हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो चुके हैं, इक्वेटोरियल अरेंजमेंट है ना, एक अरेंजमेंट हो चुका है। अगला फेज हमारा जो होता है, इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद यहाँ पे बटेगा, अनाफेज में क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर डिवाइड कर जाएगा। सेंट्रोमेयर क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे, ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, जिस पॉइंट से अटैच है इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ये क्या है, ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर से अटैच क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोजोम है। यहाँ से यहाँ पे होता है काइनेटोकोर, क्या होता है, काइनेटोकोर, ठीक है, यहाँ पे काइनेटोकोर, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और इसका क्या होगा, ये क्रोमैटिड बढ़ जाएंगे। देखो ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, इस जो मतलब कि इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, इसको भी क्रोमैटिड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो गया यहाँ पे देखो, और अलग अलग आपको शेप भी देखने को मिले, यहाँ पे भी जैसा कुछ लग रहा है ना, भी, तो क्रोमोजोम कभी भी जैसा दिखेगा, कभी एल जैसा दिखेगा, कभी उसी तरह से दिखता है आई के जैसा दिखेगा, कभी जे के जैसा दिखेगा, ठीक है, अनाफेज के समय में ध्यान रखना इस चीज़ को। एक तरीका भी है याद करने का, भाई मेरे सब मेटासेंट्री का एक होता है एल, ले सब जा आई टी,
इस तरीके से, क्या मतलब, भाई मेरे ले सब जाएटी। देखो भी शेप कहाँ पे दिखता है, मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्या है जहाँ पे बीच में है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं भी शेप, है ना, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो याद रखना क्या मैंने बताया, भाई मेरे ले सब जा IT, भी से मतलब भी शेप, यहाँ एम क्या है, मेटासेंट्रिक, मतलब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में भी शेप का होता है। एल शेप किसका होता है, सब मेटासेंट्रिक। जे शेप किसका होता है, एक्रोसेंट्रिक। आई शेप किसका होता है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, ध्यान रखना, वो सारा कुछ अनाफेज में दिखता है। अगला है टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज अपोजिट होता है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हुआ था, CDS मतलब क्रोमैटिन कंडेंसेशन, सेंट्रियोलर मूवमेंट, फिर डी से डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो चुका था। फिर डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होना शुरू हो चुका था। मतलब सारा कुछ इसमें वापस आएगा, ठीक है, यही होगा। CDS का जस्ट उल्टा होगा टीलोफेज में। क्या होगा, क्रोमोसोम जो होंगे क्रोमैटिन में बदल जाएंगे, मतलब क्या होंगे, कंडेंस से मतलब ये कंडेंसेशन बिगड़ रहा है, इसका क्वाइलिंग से अनक्वाइल हो रहा है। देखो ये क्या है, क्रोमैटिन है, तो ये कुछ अगर इस तरह से बन जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाइलिंग हुआ है। ये क्या हुआ है, क्वाइलिंग हुआ है। क्वाइलिंग मतलब इसमें जो है ना सारे लिपटे हुए हैं, कुछ इस तरीके से क्वाइल बन चुके हैं, है ना, क्वाइलिंग हुआ है। तो वापस से अनक्वाइल कहाँ पे होगा, टीलोफेज में अनक्वाइल होगा, ठीक है। फिर री इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनेंगे। री अपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, वापस सेल ऑर्गेनेल दिखने लग जाएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या होगा, टूटेगा, वहाँ पे बना था प्रोफेज में। और यहाँ पे हमें 2 न्यूक्लियस स्टेज हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, टीलोफेज में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है, क्यों, क्योंकि भैया जो पहले जैसा था क्रोमैटिन वो वैसा हो जाता है पहले जैसा, ठीक है, समझ आया। आगे हम देखते हैं, जो एनिमल सेल होता है वो एम्फीस्ट्रल होते हैं, जो प्लांट सेल होता है वो अनस्ट्रल होते हैं। क्या मतलब, एम्फीस्ट्रल का मतलब होता है कि प्लांट एनिमल सेल में सेंट्रियोल और अस्ट्रल रेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल और अस्ट्रल रेस क्या होते हैं, देखो भाई सिंपल समझो, ये क्या है तुम्हारा, ये होता है आपका सेंट्रियोल कहते हैं ये, और ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल है, ठीक है, क्या है, सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल के इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से बना था, इसको क्या बोलेंगे अब, सेंट्रोसोम, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इससे इस तरीके से किरणें निकलने लगे हैं ना, रेज जैसा, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अस्ट्रल रेस। क्या बोलेंगे, अस्ट्रल रेस, ठीक, समझ आया इतना। इनको क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, इनको क्या बोलेंगे, अस्ट्रल रेस। तो सेंट्रियोल और अस्ट्रल रेस प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फीस्ट्रल, ठीक है। और प्लांट सेल में मतलब सेंट्रियोल नहीं होते हैं और ना ही एस्ट्रल रेज होते हैं, अब्सेंट होते हैं वो, तो वहाँ पे रिंग होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जिससे कि सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होने की वजह से क्या होता है, ये मतलब इधर खींचेंगे इसको, टूटेगा, है ना, अनाफेज में जो होता है ना, लेकिन नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, प्लांट में जैसे नहीं रहता है तो किससे होता है, रिंग्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, उससे ये काम होता है सेल डिवीजन का, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो फाइनली टीलोफेज होता है, टीलोफेज में क्या होता है, वापस सेल का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड कर जाता है 2 हिस्सों में, और तुम्हें 2 नए नए सेल मिल जाते हैं। वो मिलेंगे कैसे, साइटोकाइनेसिस होगा तब ना। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना। तो कैसे होता है, ये बीज से बढ़ते हैं ना, बीज से कौन, एनिमल सेल। एनिमल सेल स्मूथ होता है ना, मुलायम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, ठीक है, बाहर से सेल वॉल होता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की ओर कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन, फर्रो फॉर्मेशन की वजह से, है ना। फर्रो फॉर्मेशन मतलब ये जैसे कि एनिमल सेल है ना, तो कुछ इस तरीके से होंगे, तो ये जो गड्ढे बने क्या उनको बोलेंगे, फर्रो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्लांट सेल है, तो यहाँ पे बीच में प्लेट बनेगा, है ना, बाहर की ओर बढ़ते जाएगा और ये फाइनली टूट जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एनुअल सेल में, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सपेंशन होता है सेल का। ये भी बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होता है यहाँ पे एनुअल सेल में, और सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में यानी कि बाहर की ओर कहाँ पे, प्लांट सेल में। ठीक है, चलिए अब हमारा ख़त्म हुआ ये माइटोसिस। अब बात कर लेते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, क्रोमोसोम का डिवीजन। ये इसमें आधे हो जाते हैं। मान लो कि क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि हमारा होता है ना, हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मान लो 46 से यादें बन जाते हैं 23। तो ये कौन सा डिवीजन हुआ? ये हुआ आपका मियोसिस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इनको रिडक्शनल डिवीज़न कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीज़न हर जगह नहीं होता है, मियोसिस हर जगह नहीं होता है, एक स्पेशल सेल में होता है। देखो हमारे शरीर के अंदर सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड होने के लिए क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड होने के लिए तुम्हें देखो ध्यान दो इस चीज़ों पे। मियोसिस जो होता है इनको रिडक्शनल डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न, इसमें बहुत लंबे ये होते हैं, बहुत लंबे फेज चलता है इसका। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 तो बहुत सिंपल है। मियोसिस 2 जो हमने पढ़ा बस उसके जैसा है। मियोसिस फर्स्ट ही आपको पढ़ना पड़ता है मुख्य रूप से। ठीक है, ध्यान दो। मियोसिस 1 में जो पहला आता है क्या आएगा? प्रोफेज आएगा। भैया यही तो होता है, याद रखना, पी मैट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। समझ आया? तो पहला है आपका प्रोफेज। अब प्रोफेज में भी 5 डिवीज़न है। कितने? 5 डिवीज़न। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई? इसको ऐसे याद रखना, सबका आगे आगे वाला वर्ड देखो, लेजीपा दीदिया या लेजी, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेजी है कौन? पारुल दीदी है ना, पारुल मतलब लिखो पूरा, दीदिया बोलते हैं ना, गांव देहात में बोलते हैं दीदिया। ठीक है, लेजिपी दीदिया ऐसे भी याद रखो, लेजिपी दीदिया या लेजी पारुल दीदिया, याद रख लोगे ना। चलो अब हम बात करते हैं पहला लेप्टोटीन फेज की, जिसको अर्ली प्रोफेज भी कहा जाता है, और डायकाइनेसिस को लेट प्रोफेज भी बोलते हैं। ठीक, लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन एल से याद रखना, एल से लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? विजिबल। देखो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात चलेगी, तो पहले समझ लो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। जैसे कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल के अंदर ये मान लो कि पिता से आया हुआ क्रोमोसोम है। ठीक है, चलो इसे डुप्लीकेट भी कर देते हैं। एक ही क्रोमोसोम है, बस ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, डुप्लीकेशन हो गया। अब ध्यान देना, जैसे कि मान लो दूसरी ओर यहाँ पे माता से आया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? माता से आया हुआ क्रोमोसोम है। उसी तरह से 23 जोड़े आते हैं। 23 मतलब 23 जोड़े होते हैं। माता से आया हुआ 23 रहता है, और 23 किससे आता है? पिता से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? हम ये क्यों बता रहे हैं? देखो मान लो ये पहला क्रोमोसोम है माता का भी, ये पहला क्रोमोसोम है पिता का भी। ठीक है, तो दूसरा क्रोमोसोम भी होगा, यहाँ पे होगा ना, कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो ये पहला क्रोमोसोम, यहाँ पे ये पहला क्रोमोसोम, तो ये क्या कहलाएंगे? ये होंगे होमोलोगस। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोलोगस। जिनके लोकस पे, जिनके मतलब कि पोजीशन अगर सेम है तो वो एक जैसे होंगे। ठीक है, सारे एक जैसे गुण वाले होंगे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो। तो लेप्टोटीन में लाइट माइक्रोस्कोप में, लेप्टोटीन से लाइट माइक्रोस्कोप याद रखना, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, और सीडीएस स्टार्ट होता है। सीडीएस मतलब आधा है ना, तुम्हें प्रोफेज में हमने पढ़ लिया है पीछे ही। सीडीएस क्रोमेटिन कंडेंसेशन, डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनेसिस, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन, यही सब जो है ना बाकी चीज़ें। देखो लेप्टोटीन को बुके स्टेज भी कहा जाता है। बुके स्टेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ये सेल है, ठीक है, सेल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एस्टर्स होते हैं प्रेजेंट, है ना, जिसको कि आप सेंट्रोसोम भी बोलते हो। यहाँ पे जो भी आपके क्रोमेटिड्स हैं सारे कुछ इस तरीके से इसकी ओर रहते हैं, इस तरह से हुए। तो ऐसा नहीं लग रहा है एक
मतलब कि जो बुके देते हैं, पार्टी गिफ्ट वो देते हैं, उस वैसा लग रहा है कुछ, है ना। तो कुछ उसके जैसा होता है, ठीक है, बुके इस चीज़ को बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। वही हमने बताया ना, जो क्रोमोसोम होते हैं सेंट्रियोल की तरफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड रहते हैं, इसलिए बुके स्टेज को बोलते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ये दिखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। और हाँ, ध्यान रखना इस चीज़ में कि लेप्टोप्टीन में जो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया ना, पापा जो आया है और जो माँ से आया है, वो मतलब जैसे तैसे इधर उधर बिखरा रहेगा, ठीक है। और जाइगोटिन में क्या हो जाएगा, जाइगोटिन, अब ध्यान सुनना, जाइगोटिन में एसएसबी होता है। मतलब पहले नंबर जाइगोटिन में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे ये, है ना, पास पास आ जाएंगे, पेयरिंग होगा, पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। एसएसबी से याद रखना, सी एस से सिनेप्सिस, ए से सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड बी से बाइवैलेंट टेट्रा डिविजिबल। यहाँ पे सिनेप्सिस होता है, मतलब क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाता है, ठीक है। पेयरिंग किसकी वजह से होता है, पेयरिंग होता है बीच में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, है ना। ये जो है ना ब्लू से, वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सिनेप्सिस क्यों हुआ, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन में, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइवैलेंट दिखने लग जाते हैं। बाइवैलेंट क्या होते हैं, देखो हमने बताया ना कि जैसे कि ये क्रोमोसोम है, माता से आया, पिता से आया हुआ, इसी तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम है, पिता से आया हुआ, तो ये क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं ना, क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो ये पास पास आ गए, चिपक गए, किसकी वजह से, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। इनको क्या बोलते हैं, इनको टेट्राड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड मतलब चार, चार क्या, चार क्रोमैटिड दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, तीन क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड तुम्हें दिख रहा है, टेट्राड। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बाई वैलेंट। क्या बोलते हैं, बाई वैलेंट, ध्यान रखना। अब यहाँ पे है, अब अगला हमारा है पैकिटिन। पैकिटिन में क्या होगा, देखो जाइगोटिन में क्या हुआ, जाइगोटिन में बस ये हुआ कि जो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पास पास आ गए, है ना, और जुड़ गए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, और टेट्राड थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, पूरी तरह से नहीं दिखा है टेट्राड, ठीक है। यहाँ पे एसएसबी याद रखना, सिनेप्सिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया बनना, और बाइवैलेंट दिखने लग गया। अगला है पैकिटिन। पैकिटिन में पैक, नाम से आ रहा है पैक, पैक या फिर पैच, पैच बनता है यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। आरसीबी, आरसीबी क्रिकेट टीम है ना, इस तरह से, है ना, जो भी आपको याद होगा, रॉयल चेन्नई बेंगलुरु, कुछ ही याद है जो आपको पता होगा, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा, मुझे नहीं पता है भाई, ठीक है, आरसीबी है। आरसीबी क्या याद रखेंगे, रिकम्बिनेशन, सी से क्रॉसिंग ओवर, बी से बाइवैलेंट क्लियरली विजुअल। यहाँ पे देखो बाइवैलेंट बस दिखना शुरू हुआ था, यहाँ पे पूरी तरीके से दिखने लग जाता है, ठीक है। पैकिटिन में होगा क्या, पैकिटिन में बिल्कुल पैक हो जाएंगे आके, है ना, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरे में ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो पूरे में बन गया है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये बिल्कुल पास आ चुके हैं। और पास होने की वजह से वो क्या होंगे, रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन क्या होता है, अलग अलग रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। वो बनते क्यों है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मान लो कि फादर से आया हुआ है, और एक क्रोमोसोम मान लो ये मदर से आया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, इस ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना, क्रॉस कर जाएंगे इस तरह से। और जो पिता वाले हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर क्या हुआ है, मतलब ओवरलैप करा है ना, ओवरलैप करा है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज यहाँ पे होगा, मतलब इसका ब्लू जो है ना, ब्लू वाला लाल में चला जाएगा, लाल वाला ब्लू में चला जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे अगले फेज में। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, और बाइवैलेंट पूरी तरह से दिखने लग जाते हैं। देखो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, ध्यान रखना इस चीज़ को, कि क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हुआ, रिकम्बिनेशन हुआ। रिकम्बिनेशन मतलब ये कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, मतलब यहाँ पे रिकम्बिनेशन नोड्यूल बना, ठीक है, और बाइवैलेंट क्लियरली विजुअल हो गए। अगला फेज हमारा है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है पूरी तरह से बन चुका है, ठीक है। ऊपर तुम देखे होगे कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था, है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, शुरू हुआ था ना बनना, बिगिन टू फॉर्म, कहाँ पे, जाइगोटिन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था। लेकिन जो पैकिटिन है इसमें सिनेप्टोनेमल पूरी तरह से बन जाता है, मतलब पूरी तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम है चिपक जाते हैं एक दूसरे से, है ना। और बाइवैलेंट क्या होते हैं, क्लियरली विजुअल हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकम्बिनेशन होता है उसकी वजह से। समझ आया इतना। अब हम आगे बात कर लेते हैं डिप्लोटीन का, ठीक है।
एक ही और थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, मतलब इसमें से इसमें चला जाएगा, इसमें से इसमें, है ना। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। तो वो करेंगे कैसे, मतलब कट के दूसरे में जुड़ जाता है। तो काटना भी है, जोड़ना भी है। तो काटने के लिए एक एंजाइम होता है न्यूक्लियस, और जोड़ने के लिए लाइगेज। तो दो एंजाइम से क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है, ठीक है। दो एंजाइम की वजह से सपोर्ट करता है। दो एंजाइम कौन, न्यूक्लियस एंड लाइगेज, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में डीसी याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिगिन। अब यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हटना शुरू हो जाता है या डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से पैकेटिंग में बन चुका था ना, तब डिप्लोटीन में ख़त्म होना शुरू होगा और डायकाइनेसिस में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूटना या हटना शुरू हो जाता है और चियाज़मेटा बनता है। चियाज़मेटा मतलब यहाँ पे देखो, ये होता है चियाज़मेटा। चियाज़मेटा एक्स टाइप स्ट्रक्चर, एक जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चियाज़मेटा जैसे कि जो क्रोमोसोम होते हैं फादर वाले और जो मदर वाले जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज करने की वजह से यहाँ पे चियाज़मेटा बनता है, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जिसमें कि ये मान लो पापा से आया हुआ है और इधर मदर लाया रहेगा, ठीक है, मिक्स हो जाता है। समझ आया। देखो यार इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। फिर अगला हमारा है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, कंप्लीट डिसेंट, मतलब कि जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। चियाज़मेटा भी क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। चियाज़मेटा जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर था, ये भी अब अलग अलग हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि ये माता से है, ये पिता से है। तो पिता वाला में माता का अंश आ गया है, माता वाला में पिता का यहाँ पे अंश आ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है ना, रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है। अब हम बात करते हैं, प्रोफेज हो चुका खत्म। प्रोफेज डायकाइनेसिस में क्या हुआ, खत्म हो चुका है। प्रोफेज सीडीएस यहाँ पे फिनिश हो गया, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो, तुम ऊपर देखोगे अभी तक तो सारे में यहाँ पे क्या है, ये बाहर का मतलब सेल मेम्ब्रेन भी है, अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जो अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिप्लोटीन में टूटना शुरू हो गया है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो बाहर का है ही, ठीक है। और इसमें पूरी तरीके से जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है ये वाला में, वो सेल मेम्ब्रेन तो है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका है, ठीक है। और सारे सेरेब्रस डिसअपीयर हो चुके हैं। अब आता है अगला मेटाफेज फर्स्ट। ये सब मियोसिस का चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट का, अब मेटाफेज फर्स्ट आ गया है ना। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, बाइवैलेंट अरेंज्ड इक्वेटर। बाइवैलेंट हमने समझाया ना तुम्हें, ये जो क्रोमोसोम है ना, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम भी जो बने हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो इस चीज़ को, यहाँ पे ये कोशिका है, ये एक कोशिका है, ठीक है। अगर सिंपली डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, क्या बोला मैंने, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अगर अरेंज होता है इक्वेटर पे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अरेंज होता है, थोड़ा सा बनाना चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अगर अरेंज होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। और जहाँ पे ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही लाइन में दोनों अरेंज हो गया है। यहाँ पे एक लाइन पे, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो अरेंज हुआ है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे अरेंज हुआ है। तो डुप्लीकेट होने के बाद अगर ऐसे अरेंज होता है, ठीक है, तो ये टूट जाएगा यहाँ से, है ना, इस तरह से टूट जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड, इसको बोलेंगे हम अनाफेज फर्स्ट, सॉरी अनाफेज बोलेंगे। अनाफेज में ऐसा हुआ था ना, सिस्टर क्रोमेटिड बट गए थे, अलग अलग हो गए थे। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हुआ, ठीक है। तो मेटाफेज में पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम बीच में आ जाएंगे, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे। और कैसे क्रोमोसोम है यहाँ पे, जिसमें कि यहाँ पे ये जो है एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। अनाफेज फर्स्ट में क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब वही है ना, रिकम्बाइंड जो हो चुका है ना, ये सब रिकम्बाइंड वाला है ना, ये रिकम्बाइंड वाला है। रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का। सिस्टर क्रोमेटिड किस में अलग होते हैं, या तो अनाफेज में, ठीक है,
जो कि माइटोसिस का हिस्सा था, है ना, अनाफेज में, या तो अनाफेज 2 में, अनाफेज 2 जो कि मियोसिस 2 का हिस्सा है, ठीक है, उसमें होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड अलग। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ होते हैं अलग? होमोलोगस क्रोमोसोम अनाफेज फर्स्ट में होते हैं, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। फिर आगे आता है टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है तुम्हें भी पता है। टीलोफेज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद हो जाएंगे। वापस से टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज जो होता है जस्ट उल्टा होता है प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, सारा कुछ टूट जाता है ना। सीडीएस होता है ना, सीडीएस यानी कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो जाता है। डी से डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर ए से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, टीलोफेज में टूटेगा सारा कुछ, है ना। तो मतलब यहाँ पे देखो सेपरेट हो चुका है, दो अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद हो जाएंगे, क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब टीलोफेज फर्स्ट को फॉलो कौन करेगा, साइटोकाइनेसिस। भैया अब अलग अलग हो गए हैं, न्यूक्लियस बढ़ चुका है, तो साइटोप्लाज्म को भी बांट दो ताकि 2 सेल बन जाए। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि ये पैटर्नल था तो इसमें मैटरनल का कुछ हिस्सा आ चुका है, उसी तरह से मैटरनल था उसमें कुछ पैटर्नल हिस्सा आ चुका है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा, अब स्टार्ट होगा तुम्हारा, एक होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होगा, इंटरकाइनेसिस यहाँ पे दिया है, इंटरफेज नहीं दिया है, ध्यान रखो। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जीवन वाला जो होगा वो सारा कुछ होता है, जीवन जिट्टू। लेकिन एस फेज में जो होता है वो यहाँ पे मतलब सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा इसमें, सेंट्रियोलर डुप्लीकेट करेंगे, जो ज़रूरत है वो कर लो। सेंट्रियोलर क्या होंगे, डुप्लीकेट, यहाँ पे है, यहाँ पे एक और डुप्लीकेट हो जाएंगे, है ना, एक थे यहाँ पे, एक और डुप्लीकेट हो जाएंगे, किस में, मियोसिस, मतलब कि सॉरी इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। अब मियोसिस 2 फॉलो होगा, मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने वाला है, ठीक है। सॉरी मतलब कि जो अमाउंट है, मतलब कोई इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे भी आगे जो फेजेस हैं, जैसे मियोसिस 2 के कौन कौन फेज हैं, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, अनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है। ये सिंपल जो हमने पढ़ा था माइटोसिस में सेम उसके जैसा है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में ये फिर से यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके टूटेंगे, दोनों सेल की बात करें तो, है ना, दोनों जो बना है होमोलोगस क्रोमोसोम वाले अलग अलग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में, रिकॉम्बाइंड था ना ये दोनों, तो फिर यहाँ पे प्रोफेज 2 में टूटेगा। फिर मेटाफेज में क्या होगा, बीच में आएगा। फिर अनाफेज में क्या होगा, ये अलग अलग जाएंगे, है ना। टीलोफेज में क्या होगा, फिर से वही बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिर जाएंगे, 4 सेल बनेंगे, यहाँ पे 2 सेल बना है, डायड ऑफ सेल्स बना है। टीलोफेज के लास्ट में क्या बना, टीलोफेज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से क्या बना, इसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल। डायड ऑफ सेल किसके बाद होता है, साइटोकाइनेसिस के बाद होता है डेफिनेटली, लेकिन वो टीलोफेज फर्स्ट के बाद, टीलोफेज फर्स्ट के बाद फॉलोइंग ऑफ साइटोकाइनेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल्स, मतलब 2 सेल बनते हैं, ठीक है। और फाइनली जब मियोसिस 2 खत्म होता है, ये मियोसिस 2 जो होता है, मियोसिस 2 में जो टीलोफेज खत्म होता है, टीलोफेज 2, तो उसमें क्या होगा, फाइनली साइटोकाइनेसिस से टेट्राड सेल बनेंगे, टेट्राड बनेगा। यहाँ पे डायड बना, वहाँ पे यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे डायड बना ना, यहाँ पे डायड बना, यहाँ पे टेट्राड बनेगा। मतलब टेट्राड मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना था, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, समझो, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस चीज़ को रिपीट करके देख लो एक बार, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि नीट का एक फेमस क्वेश्चन है कि जो सेल होते हैं कभी कभी जीवन फेज को क्या करते हैं, जीवन फेज को छोड़ देते हैं, जीवन फेज से निकल के जी नॉट में चले जाते हैं। तो जी नॉट में चले जाते हैं तो क्या वो एक्टिव रहते हैं, तो हाँ एक्टिव रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, सिर्फ वो एग्जिट करते हैं जीवन फेज को, ठीक है, वो वहाँ पे चले जाते हैं जी नॉट में, वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। अगर वो ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं सेल साइकिल में। देखो एक बैक्टीरिया होता है, जैसे सॉरी याद रखना
कि ह्यूमन सेल जो होता है 24 आवर में डिवाइड करता है। और आपका एक और है ईस्ट आपका सिर्फ 1.5 घंटा लेता है, मतलब कि 90 मिनट का टाइम लगता है। चलो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, जितना मैंने बताया बस उतना याद रखना। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो बस पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।